नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और पॉडकास्ट के इस सीरीज में हम एक बार फिर से बैजू फाइनेंस में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सीईओ और एमडी अतुल जी हमारे साथ हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा पॉडकास्ट का इन्वेस्टमेंट को लेकर है। इन्वेस्टमेंट कई तरह के हो सकते हैं, चाहे ज़मीन खरीद रहे हैं, आप मकान खरीद रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट है, आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो मौजूदा और प्रचलित जो है वो 5 से 7 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे अतुल जी से और अतुल जी से पूछेंगे कि कौन सा बेहतर हो सकता है आपके लिए। अतुल जी, आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर है। तो सबसे पहले तो ये कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम नौकरी कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, बात हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? धन्यवाद राकेश जी। जैसे आपका प्रश्न है कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, तो आपको पता है कि आज जो भारतवर्ष में आप रोज़गार देखते हैं तो रोज़गार में बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं जो प्राइवेट सेक्टर से हैं। जी हाँ। और सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक ऐसा मानसिकता है लोगों का, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, पर जो मानसिकता है भारत की कि सरकारी नौकरी में थोड़ी सिक्योरिटी रहती है और जब हम वही प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वो सिक्योरिटी नहीं रहती है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जो टैलेंटेड है वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। तो खासकर प्राइवेट सेक्टर के आने से और मनमोहन सिंह की जो नीतियाँ थीं जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से एफडीआई की वजह से काफ़ी बाहर की कंपनियां भी भारतवर्ष में आ गई। तो प्राइवेटाइजेशन एक तरह से हो गया और प्राइवेटाइजेशन से माइंडसेट ये बना कि भाई आपके पास पीएफ नहीं है, पेंशन नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें और किस चीज़ में करें। तो उस तरह से इन्वेस्टमेंट की जो रियल शुरुआत भारत में हुई आप देखेंगे तो 90s में ही। अदरवाइज उसके पहले हम जितना देखते थे इधर लोग पेंशन में या एफडीज़ में करते थे, बट वो ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो गया। और 1990 के बाद सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए, जो मेरा ऐसा मानना है, खासकर प्राइवेट के क्षेत्रों के लोगों के लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो अपने ड्यूरिंग क्राइसिस, जैसे आपका जॉब चला गया या कोई मिसहैपनिंग हो गया घर में, तो वैसे वक्त में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे अनुसार इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू आर इन क्राइसिस। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट और बचत में अंतर है क्या? लोग एक ही चीज़ है, उसको आप एक तरह से कंटीजेंसी प्लान आप कह सकते हैं कि जब आपका कुछ काम नहीं करेगा तो आपका जो सेविंग है वो आपके काम आता है। अच्छा, सरकारी और प्राइवेट वाले में तो एक बचत है ही, पीएफ। जी। पीपीएफ क्या है? मतलब पीएफ और पीपीएफ का मैं डिफरेंस समझना चाह रहा हूँ। एक तो होगी भविष्य निधि जिसको बोलते हैं। पीएफ में है कि जितना कंट्रीब्यूशन आप करते हैं उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका जो एम्प्लॉयर है वो करता है। रफली वो 12% के करीब होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग। बट अब ऑफलेट का ट्रेंड जो आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑप्शन दे दी है आपके अपने एम्प्लॉय को कि इधर यू गो फॉर पीएफ और यू कैन नॉट ऑल्सो गो फॉर पीएफ। वो आप पैसा ले लें और आप जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। पीपीएफ में क्या होता है कि वो एक फिक्स रिटर्न जो है सरकार की तरफ से उस फिक्स होता है साल का। मेरे ख्याल से अभी वो 8.5% चलता है। और हर एक सरकारी बैंक में ऑप्शन है कि जिस तरह से आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं वैसे एक पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हैं और एक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो आपने बताया कि जो एम्प्लॉयर हैं वो ऑप्शन देते हैं कि आप पीएफ अडॉप्ट करें या ना करें जी, आपकी क्या सलाह है? पीएफ अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है। ये अब दो चीज़ों पे, ये जो चीज़ें हैं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी उम्र कितनी है जी, और आपका माइंडसेट क्या है। अच्छा, जैसे एक मेरी तरह के अगर व्यक्ति को आप देखेंगे तो आई विल नॉट ऑप्ट फॉर पीएफ बिकॉज आई विल स्टिल प्रेफर गोइंग टू मोर ऑन इक्विटी साइड। इक्विटी फंड में जाना चाहूँगा रादर मैं पीएफ में क्या है कि एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। इन्फ्लेशन को आप ऐड कर देंगे तो वो प्रैक्टिकली रिटर्न बहुत छोटा होता है। अच्छा। वेयरएज अगर आपकी उम्र कम है और अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी फंड का मतलब हो गया देर बहुत सारे ऑप्शन है। आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पेंशन फंड आजकल आ गया, पेंशन का एक अलग रेगुलेटर आ गया है। तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बशर्ते आपके पीएफ से अच्छा खासा रिटर्न आपको उसमें मिल जाता है। और पीएफ से ज़्यादा बेहतर है पीपीएफ? मतलब
इंटरेस्ट रेट के हिसाब से? देखिए, अलग अलग चीज़ है, उसको किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही कि आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्ट करते हैं। सेफर बेट के लिए लोग पीएफ प्रेफर करते हैं, एफडी पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको नहीं, हम आई एम हैप्पी विद 7% और 6% वॉट एवर बैंक और पीएफ फंड इज़ गिविंग मी। बट बहुत लोगों ने, भाई मेरा अप्रोच जो है एग्रेसिव है, मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा रिटर्न मिले, तो उसके लिए लोग पीएफ और पीपीएफ नहीं ऑप्ट करके वो दूसरे वो थोड़ा ये भी मामला है कि सरकारी है तो थोड़ा भरोसा है कि पैसे कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, ये भी एक तरीके का। ये अगेन मैंने आपको बोला माइंडसेट की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कंपनियां आज ऑपरेट कर रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, चाहे पेंशन फंड में ऑपरेट कर रही हैं, म्यूचुअल फंड में ऑपरेट कर रही हैं, इवन इंश्योरेंस कंपनीज में जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए ऑपरेट कर रही हैं, सब बड़ी कंपनियां हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 5 साल 10 साल के होराइजन में वो कहीं भाग जाएंगी। और दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो देर आर वेज टू मर्ज दैट कंपनी इनटू एग्जिस्टिंग कंपनी, जो सरकार कराती है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही सेफ़ है, डिपेंड करता है कि आपका क्या, आप कहाँ ऑप्ट करें, वो आपकी चॉइस है। बट ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं या जो पेंशन फंड या म्यूचुअल फंड में ऑपरेट कर रही हैं वो अनसेफ हैं, वो भी सेफ़ है कंपेरेटिवली। अभी आजकल के जो ट्रेंडिंग में है, एक SIP सिप की लोग बात करते हैं, फिर आपका म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और म्यूचुअल फंड और SIP में एक ही चीज़ है, अगर म्यूचुअल फंड को आप मंथली स्कीम की तरह लेते हैं तो एक अमाउंट फिक्स हो जाता है, हर एक मंथ आपको एक अमाउंट जमा कराना पड़ता है, उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। एक तरह से आपको डिसिप्लिन करने के लिए किया जाता है जैसे, और वो शुरुआत आप 500 रुपये से भी कर सकते हैं। अच्छा। तो एक छोटे से छोटा आदमी और एक बड़ा से बड़ा आदमी के लिए, वो दोनों के लिए वो ऑप्शन अवेलेबल है। वो जो पैसा आता है वो जिस कंपनी के लिए आप के साथ SIP के लिए बोल रहे हैं? SIP के लिए जिस कंपनी के, जैसे ICICI प्रूडेंशियल हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, LIC हो गया, ये सारी कंपनियों का अपना म्यूचुअल फंड है। और कौन सी कंपनी का कौन सा फंड अच्छा है, आप ग्राफ आप ऑनलाइन जाके देख भी सकते हैं, उसके अनुसार बेस्ड ऑन दैट ग्राफ आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी क्षेत्र का फंड अच्छा करता है, किसी दूसरे वर्ष में दूसरे क्षेत्र का फंड अच्छा है, तो आप वो फंड कहाँ इन्वेस्टेड है इसका एक कॉर्पस होता है। जैसे इंडस्ट्री वाइज होता है, कोई कंपनियां स्टॉक जो होता है वो IT में लगाती हैं, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में लगाती हैं। तो जैसा जिस साल में जिस सेक्टर में तेजी होती है उसके अनुसार उसके फंड मैनेजर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका पैसा लेकर वो मार्केट में लगाते हैं? जी, मार्केट में लगाते हैं और बेस्ड ऑन दैट रिटर्न एक फीस चार्ज करते हैं, बाकी पैसा आपके पास आता है। तो कंपैरेटिवली आप देखेंगे एक ट्रेंड जो है पिछले 10 साल का, म्यूचुअल फंड का ऑन एन एवरेज 12 से 14% का रिटर्न यू आर गेटिंग, विच इज़ मच बेटर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट और PPF और FPF। तो अगर आप यंग हैं, नए हैं और 21-22 साल की उम्र में आपको नौकरी मिल गई है, तो मेरी ये सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड और SIP वाले स्कीम में जाएं। आप डायरेक्टली स्टॉक में भी जा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा रिसर्च है। अच्छा, ये क्यों बोलते हैं बार बार म्यूचुअल फंड और SIP को लेकर कि ये मार्केट से रिलेटेड है, तो थोड़ा समझ लें, पढ़ लें और तब आगे बढ़ें? जैसे आपने कहा कि जो भी पैसा आप डालते हैं वो पैसा अल्टीमेटली मार्केट में ही जाता है। जी हाँ, स्टॉक में जाता है। और स्टॉक में क्या है कि कभी स्टॉक ऊपर हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है, तो उसमें कोई फिक्स गारंटीड नहीं हो। जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट में क्या है, आपको गारंटीड 6% 7% जो भी बैंक डिसाइड करेगा वो आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड के केस में वो अप्लीकेबल नहीं है, जैसे जैसे मार्केट बिहेव करेगा वैसे वैसे आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर नुकसान है तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है? नुकसान, बिल्कुल नुकसान है उसमें। अगर गारंटेड नहीं है तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है? उसकी कोई लिमिट नहीं, इतना ही होगा ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बट अब उसमें क्या है कि कुछ स्कीम ऐसी भी हैं, जैसे डेट फंड है उसमें। अच्छा। तो अगर आप डेट फंड, उसमें क्या है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेंगे तो एक इक्विटी का पोर्शन होता है, एक डेट का पोर्शन होता है। तो अगर डेट फंड उसमें आप ले लिए तो वो फिक्स की तरह काम करता है। अच्छा। जैसे एक FD होता है, तो उसमें क्या होता है, रिटर्न कंपैरेटिवली चूँकि इक्विटी का पोर्शन कम रहता है तो उसमें थोड़ा रिटर्न आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगा। अच्छा। एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स एंड ऑल। ठीक है। दूसरा एक और है, लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर लैंड
या फ्लैट, मतलब जिसको आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक ट्रेंडिंग है। अब देखिए, आप अपना कॉर्पस अगर रखना चाहें तो कॉर्पस मिक्स रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। इट कैन स्टार्ट विद, जैसे जितनी आपकी एपेटाइट है। जैसे एक छोटा आदमी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो SIP स्कीम में पैसे लगा सकता है। उससे थोड़ा सा उसका अगर इनकम अच्छा है तो ही कैन ऑप्ट फॉर अ बिगर म्यूचुअल फंड, एक वन शॉट में लगा सकता है। अगर उससे भी बड़ा है तो मिक्सचर ऑफ लैंड में भी लगा सकता है, फ्लैट भी खरीद सकता है। बट लैंड और फ्लैट में क्या है, अप्रिशिएशन अच्छा है बट उसमें लिक्विडिटी नहीं है। आप तुरंत चाहें कि कल इंस्टेंट आपके पास पैसा वापस आ जाए, हाँ, ये समस्या है। तो ये एक तरह से मेरे हिसाब से लैंड एंड फ्लैट इज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें लिक्विडिटी रहती है, SIP में भी लिक्विडिटी रहती है, तो आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो खुदा ना खास्ते कभी आपको ज़रूरत पड़ गई बीच में पैसे की, तो आप अपना रिक्वेस्ट डालेंगे म्यूचुअल फंड कंपनी को और 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा संभव है, जो कि रियल एस्टेट के केस में नहीं है। एक और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है जो मैं सलाह दूंगा लोग, जैसे गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड बॉन्ड भी ले सकते हैं, डायरेक्ट गोल्ड भी खरीद सकते हैं। गोल्ड का रिटर्न आप देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स में, तो मेरे ख्याल से द हाईएस्ट रिटर्न विच एनीबडी हैज़ गॉट इन एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ गोल्ड। तो गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और गोल्ड के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि अगर गोल्ड कभी आपको ज़रूरत पर भी पड़ेगी तो गोल्ड को प्लेज करके आप उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। तो गोल्ड इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट विच आई हाईली एडवाइज पीपल टू टेक इट नाउ। बॉन्ड और गोल्ड दोनों फॉर्म में ले सकते हैं। बॉन्ड भी लीजिएगा तो जो गोल्ड का उस दिन का प्राइस होगा उसी के अनुसार आपको मिलता है, तो आप फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं और उसको बॉन्ड के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, पत्रकार हैं, बहुत फिक्स्ड ऐसी आमदनी नहीं है, उनके लिए क्या सजेशन है, क्या किस चीज़ में जाना चाहिए? मैं आपको सलाह दूंगा, एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए सबसे पहले, हाँ, ताकि आप कवर्ड हो जाए पूरा। दूसरा, एक हेल्थ इंश्योरेंस लें अपने फैमिली के लिए, फैमिली फ्लोटर। तीसरा, आप एक SIP लें। ये 3 इंस्ट्रूमेंट अगर आप ले लें शुरुआत में ही, जैसे आप यंग पत्रकार हैं, 24 एंटर किया है और उसको अगर आप 25-30 साल तक चलाएं, मुझे नहीं लगता है कि आपको पेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर उसका इन्वेस्टमेंट साल भर का कितना होगा प्रीमियम के तौर पर? अगर प्रीमियम के तौर पर देखेंगे तो रफली आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपये आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में खर्च करने होंगे। अगर आप डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं। और रफली SIP तो आप, जैसे मैंने कहा, 500 से शुरुआत कर सकते हैं, बट अगर एक सब्सटैंशियल अमाउंट चाहिए आपको तो 5 से 10 हज़ार रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप महीने का करें। 10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट अगर आप महीने का करते हैं तो मेरे ख्याल से 7 से 8 करोड़ रुपये का कॉर्पस आप बहुत आसानी से टिल योर टेन्योर बना सकते हैं, जो कि एक सब्सटैंशियल अमाउंट होता है और इन्फ्लेशन को भी मैच करता है। क्योंकि आपको कॉर्पस जो ज़रूरत पड़ेगी उस समय का इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि उस समय की महंगाई क्या है, उसके अनुसार ही आप उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके अनुसार उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो इसकी भी प्लानिंग आपको अभी ही करनी पड़ेगी। बट ये 2 चीज़ें अगर आप ढंग से कर लें, 2-3 चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ की, क्योंकि हेल्थ से आपका पूरा हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस से आपका लाइफ साइकिल का कोई इंसिडेंस हो गया खुदा न खास्ते तो वो कवर हो जाता है। और SIP के इन्वेस्टमेंट से आपका पेंशन की जो नीड है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कितने साल के बाद वो एक तरीके से 20 to 25 ईयर्स में अगर आप 20 ईयर्स तक अगर आप कर लें ये 10,000 से 15,000 का इन्वेस्टमेंट, तो 7 से 8 करोड़ का कॉर्पस आप बना सकते हैं। मतलब आपके रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी एकदम आप बहुत आसानी से आप लीड कर सकते हैं। मतलब जो आने वाले लोग हैं, जो आ रहे हैं, यंग हैं, उनको तो फ़ायदा होगा ही, उसके अलावा आपकी भी ज़िंदगी, आप इंडिपेंडेंट, मैंने यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर किड्स और एनीबडी एल्स। अच्छा। और तीसरा चीज़ जो आपने सही बोला कि अगर साथ में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक घर की भी प्लानिंग हो जाए पैरेलली, तो फिर तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर फुली इंडिपेंडेंट एंड यू डोंट रिक्वायर एनीबडीज हेल्प। और ये NPS जो है, ये पेंशन स्कीम जो है, वो क्या है? पेंशन स्कीम भी एक तरह से फंड ही है। और पेंशन स्कीम में क्या होता है कि जैसे आपने 10,000 या 20,000 रुपये का कॉर्पस डाला उसमें, और एक सर्टेन एज के बाद उसका आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो जैसे 60 वर्ष की आपकी उम्र हो गई, तो जैसे पेंशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वैसे ही वो कॉर्पस एक खड़ा हो जाता है और वहीं से आपको मंथली मिलने लगता है, पैसा मिलने लगता है। और PF से मिलता जुलता है। PF से मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि PF में आप पूरा विड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, पेंशन के केस में लाइफ लॉन्ग आपको वो पैसा मिलता रहेगा। और जितने टेन्योर तक आप उसको दे रहे हैं उतनी टेन्योर तक एक आपका कॉर्पस खड़ा हो जाता है। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ नाउ द पेंशन फंड विच हैज़ कम, उसमें 14-15% का साल का रिटर्न आ रहा है।
तो जैसे जैसे आप म्यूचुअल फंड में, जैसे मैंने बताया कि SIP आप कराते हैं, तो पेंशन भी एक तरह से, पेंशन फंड भी वैसे ही बिहेव करता है। तो आपको छोटे अमाउंट डाल डाल के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ा कॉर्पस खड़ा हो जाता है, उसके इंटरेस्ट से वो आपको उसका तो रिटर्न। एनपीएस में जो है पेंशन स्कीम में भी जी, सेम अमाउंट का हर एक बार डालना होगा या वो वेरी कर सकता है कि जब वेरी कर सकता है, जितना आप अमाउंट डालना चाहें। उसकी डिफरेंट स्कीम्स हैं, तो जितना अमाउंट डालना चाहें और एक फिक्स अमाउंट आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको द कंपनी विल स्टार्ट गिविंग इट। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो जो इंडिया में ट्रेंड है या चलन है या जो सोच है, आपको कैसा लगता है? क्या जिस तरीके से चल रहा है ठीक है या उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है? नहीं, जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, मुझे लगता है, और जिस तरह से ये सरकार बिहेव कर रही है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। आप इक्विटी में, पेंशन फंड में पैसा लगाएं, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और आप सिक्योर्ड भी रहेगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। देयर इज़ अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी इन दिस कंट्री, स्पेशली ऑन द स्टॉक साइड। एक और ऑप्शन है, जो अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, तो प्री IPO है। आजकल बहुत सारी कंपनियां अपना प्री IPO लॉन्च कर रही है। प्री IPO? हाँ, प्री IPO में क्या होता है कि कंपनी के लिस्टिंग के पहले आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको एक थोड़ा रिसर्च करना तो पड़ेगा। ये लीगल है मतलब? हाँ, listing लीगल से है। पहले? हाँ, NCD के फॉर्म में वो आपको दे देंगे पैसा, और वो जैसे वो लिस्टिंग करेंगे वो आपके शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा वो पैसा। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए आपको मेरी कंपनी है बैजू फाइनेंस, और मैं प्री IPO में आपको 30 रुपये में शेयर दे देता हूँ। जब मैं लिस्टिंग करता हूँ तो 60 रुपये का शेयर खुलता है, तो 30 रुपये का जो शेयर होगा वो आपका मुनाफा हो जाएगा। तो इसमें कोई रिस्क फैक्टर भी है? रिस्क है, बिल्कुल है। अगर कंपनी नीचे चली गई तो आपका पैसा नीचे चला गया। तो जैसे मैंने कहा, स्टॉक इज़ वन वेयर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड नथिंग इज गारंटेड, नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट जब गिरता है, क्रैश होता है, जी, तो जी। उसको रियल में ही क्रैश समझते हैं जी, लोग। जी, जी। तो स्टॉक मार्केट में तो पैसे लोग लगा रहे हैं आजकल। ऐप पे भी देख रहा हूँ कि बच्चे भी वो कुछ उसमें। नहीं, लॉन्ग टर्म देखिएगा तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा स्टॉक में भी, और उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, HDFC बैंक हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, पूंज लॉयड हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको मैं जानता हूँ है गिवन, जो स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेंगी। बहुत अच्छा उन्होंने रिटर्न दिया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छे हैं, जो कंपनियां लॉन्ग टर्म की है, टाटा का कोई भी शेयर आप ले लेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो वो अच्छा करेंगे, और वो रिटर्न किसी मायने में रिटर्न जो आप SIP में लगा रहे हैं या FD में लगा रहे हैं उससे तो बेटर होगा। बट नेगेटिव साइड क्या है कि अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, जस्ट लाइक स्टॉक ब्रोकर की तरह डेली। करेक्ट। बट लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख के चलते हैं तो आपको उसमें मुनाफा है। क्या हमारे लिए क्या सजेशन है, मतलब मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं? नहीं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात ही नहीं है ही नहीं। ये तो नॉलेज की बात है। अच्छा। हाँ, आपका बेटा और आप में अब अंतर होगा। आपका बेटा शायद आपसे एग्रेसिव होगा इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि उसकी समझ आपसे बेहतर है स्टॉक मार्केट की। हाँ, एक्सपोजर ज़्यादा है, यंग है, अभी उसके पास उम्र है, तो वो अगर उसको रिस्क लेने की एपेटाइट भी ज़्यादा है, बिल्कुल, क्योंकि उसके पास समय है। तो आपका बेटा स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, आपके जैसे लोग पेंशन में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके क्या, मैं डोंट टेक इट अदरवाइज वी बोथ आर ओल्ड। तो ये एक ऐसा विषय है जो आप जिसको डिफाइन नहीं कर सकते। कंपेयर भी नहीं कर सकते कि आप म्यूचुअल फंड लें और वो लें, वो हर एक म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनियों का म्यूचुअल फंड है, वो आप जरूर कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज़ ऑल अबाउट डूइंग द रिसर्च। जितना आप रिसर्च करते हैं, या आपका कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो जिससे आप सलाह ले सकते हैं। जैसे मैं बहुतों को सलाह देता हूँ कि ये फंड अभी अच्छा कर रहा है तो उसको ले लो। स्विचिंग होती है उसमें, जैसे मान लीजिए 5 महीने आपका फंड अच्छा नहीं किया तो एक ट्रेंड आता है, ऑनलाइन भी आप उसको देख सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक्ड होता है आजकल स्टॉक वाले ऑप्शन, बहुत सारे बैंक, जैसे मेरे अकाउंट IDFC में है तो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट अपने IDFC बैंक से खुद करता हूँ मैं। अच्छा। तो उसमें मैं ट्रेंड देख लेता हूँ कि 5 म्यूचुअल फंड है बट 4 अच्छा कर रहे हैं, एक डाउन कर रहा है, तो मैं उसको स्विच कर देता हूँ दूसरे में। तो दैट स्विचिंग इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो उसमें पता चलता है कि 4% का रिटर्न है, बाकी में 15% का रिटर्न है, तो स्विच करके मैं 15% वाले में डाल देता हूँ। तो वो तो एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें आपको इन्वॉल्व होके
या तो खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा या आपको कंसल्टेंट रखना पड़ेगा जो आपको एडवाइस दे सुनने वालों के लिए 2 दिन का कुछ बता दीजिए कि किस में वो लगा है। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ. आई डोंट बिलीव इन रेगुलर डे टू डे ट्रेडिंग. आई ऑलवेज फील दैट इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज़ SIP, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड. आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप हमेशा सुखी रहेंगे. आपकी सलाह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. छोटे से लेके बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको वो रिटर्न देगा ही देगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, स्टॉक हो, पेंशन फंड हो. और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ऐसी मतलब क्या कहते हैं टिप्स कुछ हो सकती है? टिप्स देखिए, टिप्स 2 तरह की होती है. जैसे डेली ट्रेडर जो होता है वो टिप्स लेता है कि आज ये शेयर खरीदना है, किसको बेचना इतना, हाँ. तो वो डेली पंटर्स जो होते हैं वो कॉमन मास को मेरी सलाह है कि उसमें बिल्कुल ना पड़े. वो थोड़ा सा बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरा पैसा तुरंत बड़ा हो जाएगा या मैं तुरंत करोड़पति हो जाऊंगा. बहुत रिसर्च और बहुत हाँ, बट वैसे भाग्यशाली लोग 10% ही हैं. और वो राकेश झुनझुनवाला की तरह लोग थे जो जिनकी किस्मत नहीं, उसकी एपेटाइट है कि वो 1000 करोड़ का लॉस भी सह सकते हैं. हाँ. तो जिसकी एपेटाइट हो कि हाँ मैं लॉस भी सह सकता हूँ, उसके लिए मैं सलाह दूंगा कि वो डेली ट्रेडिंग में जाए. अदरवाइज डोंट गेट टेम्प्टेड विद एनी ब्रोकर्स हु एडवाइज यू टू डू डे ट्रेडिंग. मतलब लोग हालांकि आपकी सलाह है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एब्सोल्युटली. मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ कंजर्वेटिव अप्रोच इज ऑलवेज द बेस्ट अप्रोच व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल सर्विसेज, वेदर इट इज़ लेंडिंग और वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट, बोथ वे. और हालांकि बहुत सारे आजकल एल्गोरिदम आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर आ गए हैं जिससे फ्यूचरिस्टिक प्राइसेस क्या हैं किसी भी स्टॉक के वो पता चल जाता है. बट फिर भी मैं सलाह नहीं दूंगा कि उसमें आप पढ़ें, क्योंकि देखिए आपका एक अपना कार्य है और ये भी एक कार्य है. बिल्कुल. या तो आप फुली इन्वॉल्व है. इफ यू आर ए स्टॉक, बहुत हाँ, इफ यू आर ए स्टॉक ब्रोकर, yes you can do, that's your work, so then you can do daily trading. But if you're not a stock broker, my advise you, जैसे एक ट्रेजरी का बंदा है बैंक में, तो उसका काम ही है डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करना. चाहे वो गोल्ड में करेगा, बॉन्ड्स मार्केट में करेगा, रुपया में करेगा, डॉलर में करेगा, या फिर स्टॉक में करेगा. बट वो भी आपको हैरानी होगी कि वो भी इम्पैनल्ड स्टॉक ब्रोकर रखते हैं. अच्छा. जो उनको एडवाइस दे सके पैसा कि कहाँ लगाना चाहिए. अच्छा. पैसा जी, ये भी है. तो मेरी सलाह ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएं. आप यंग हैं, स्टॉक में करें, SIP में करें. अगर आपको लगता है कि हाँ हम उम्र के ढलान में आ गए हैं तो आप थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखें, तो जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है उसमें करें. एक और बहुत अच्छी स्कीम है म्यूचुअल फंड की, इसको बोलते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का. उसमें एक एडवांटेज ये है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपने टैक्स को भी बचा सकते हैं. तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी, अगर आपने ELSS स्कीम में पैसा डाला है तो एक तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, 3 साल का होराइजन हो जाता है मिनिमम, प्लस आपका टैक्स सेविंग उसमें हो जाता है. तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड स्कीम टू डू, स्पेशली फॉर पीपल हु आर इन सैलरीड ब्रैकेट ऑफ अबव 6 लाख रुपीज़, जिनका टैक्स सरकार को जिनको टैक्स देना पड़ता है उनके लिए. ये इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम उसको बोलते हैं. वो म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है. अच्छा. उसमें डिफरेंस और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में यही है कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में मिनिमम 3 साल तक आपको लॉक इन पीरियड रहता है. 3 साल तक आपको पैसा उसमें रखना पड़ेगा. यही डिफरेंस है. अच्छा. और उसमें भी ये म्यूचुअल फंड की तरह ही इंटरेस्ट मिलता है. इट इज़ अ म्यूचुअल फंड ओनली. ओके. द स्कीम इज कॉल्ड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. अच्छा. हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं. मतलब अगर दर्शकों को मैं बता दूं कि अतुल जी की राय है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचें, शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें. और ख़ासकर उनके लिए जो डेली ट्रेडिंग या डेली ब्रोकर नहीं है, तो एक्सपर्ट अगर आप नहीं हैं तो सेफ साइड लेते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, या फिर आप मकान और ज़मीन दे रहे हैं, सब लॉन्ग टर्म में बता रहे हैं अतुल जी, वो आता है तो उसमें जाएं. बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, आज वक्त आपका बहुत ज़्यादा ले लिया हमने. नहीं, लेकिन हम ऐसे ही आप हमारे दर्शकों को टिप्स देते रहें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड. कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा देरी से आया, अदरवाइज़ हम ये वार्तालाप और कंटिन्यू कर सकते हैं. और हमारा एक अगला कार्यक्रम भी है जिसमें मुझे जाना है. बट जैसा आपने कहा, इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म.
देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इन्वेस्टमेंट। तो मेरी सलाह हमेशा रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों। जैसे आपने अपने पुराने इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने बिल्डर को देखें, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो ब्रांडेड अच्छी कंपनियां हैं उनको देखें जिनका कॉर्पस बड़ा हो। गोल्ड कर रहे हैं तो गोल्ड में भी आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं। तो सलाह यही है, लॉन्ग टर्म होना चाहिए और जिस कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा हो उसमें इन्वेस्टमेंट करें। मतलब बिल्कुल छानबीन करके, किसी के कहने पर और ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में ना पड़े, वो हमेशा ट्रैप होता है या नुकसान उठाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और जहाँ भी करें तो छानबीन करके और तसल्ली कर लें, और नहीं हो तो अतुल जी की सलाह लें, किसी अच्छे बैंकर की सलाह लें और फिर आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी जुड़ने के लिए और अपनी बात। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद। फिलहाल इतना, नमस्कार।